देखो, सियासत की इब्तिदा जो हमारी हुई शुरुआत, बचपन से सियासी माहौल देखा हमारे पिताजी के साथ, वालिद के साथ। उसके बाद जो उनकी मीटिंगों में हम लोग बैठते थे, जब बम्बई में, नागपुर में, पूना में मीटिंग होती थी, तो उस वक्त हमको मौका मिला समाजवादी सोशलिस्ट लोगों को देखने का। मैंने अपने बचपन से मोरनाल गोरे को देखा, मधु दंडवते को देखा। फिर जब नेशनल पार्टी की मीटिंग होती थी तो वहाँ पे मैंने लालू प्रसाद यादव को देखा, जब हमारे लीडर थे, हमारी पार्टी में काम करते थे। देवी गौड़ा साहब को देखा और रामविलास पासवान को देखा। तो वो जो दौर था, वहाँ से हमको शौक़ था कि सियासत में कुछ करना है, घर का माहौल था। तो वो देखते देखते हमारी जो डेवलपमेंट, जो हमारा बुनियाद नील रखी गई, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से ही रखी गई। वहाँ से सियासी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। फिर मालेगांव शहर में मैं बहुत कम उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बनी पार्टी की, और पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने काम किया, जो काम को मेरे वालिद ने पसंद किया। उसके बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़े, वहाँ भी कॉरपोरेशन में अपनी वार्ड की रहनुमाई की। हॉल में बोलने की सलाहियत थी, क्योंकि मैं देखती थी हॉल में बड़े बड़े जो नाम के नेता आते थे, ये दादा वो दादा, लेकिन हॉल में किसी की ज़बान नहीं खुलती थी और लोगों के मसाइल पर बात नहीं होती थी। हॉल में बात होती थी सेटलमेंट की, किसको कितना पैसा बचेगा, वो काम हॉल में पोजीशन और अपोजिशन मिलके करती थी। तो हम लोग हमेशा से फ़िरका परस्त पार्टी के ख़िलाफ़ रहे। हम लोग ये मानते थे कि मालेगांव शहर के आउटर के जो एमएलए वो फ़िरका परस्त है, और हमने उनसे बराबर दूरी कायम रखी। धीरे धीरे ऐसा माहौल हुआ कि मालेगांव कॉरपोरेशन के बाद मैं अपोजिशन लीडर बनी। हमारा पैक्ट था मुफ्ती इस्माइल साहब से। उसके बाद मैंने जो देखा हॉल में, इलेक्शन तो ये एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जहां उनको माली फ़ायदा होता है वो एक हो जाते हैं। कई वाक़यात हुई जिसमें हमने ऑब्जेक्शन लिया कि आप ऐसे मत करो, लेकिन उसके बावजूद उनको माली फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि भाई वो भी पैसे कमाएं, हम भी पैसे कमाएं। ऐसी पॉलिसी मालेगांव शहर में रही। और ये पिछले जो 5 साल में और इससे पहले वाले टर्म में हमने देखा कि मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। यानी आज आप अगर एक मामूली देहात में भी जाएंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि वहाँ अच्छी सड़कें बनी होंगी, वहाँ आउटलेट गंदे पानी का इंतज़ाम होगा और साफ़ पानी लोगों के यहाँ आएगा। यहाँ तक कि आप एक गलीच बस्ती सुधारक के लिए जो एरिया डेवलप होता है उसको भी देखेंगे तो वो मालेगांव से लाख दर्जे अच्छा है। लेकिन मालेगांव कि ये बदहाली की वजह जो है, ये दोनों नुमाइंदे, ये दोनों पॉलिटिक्स करने वाले थे। जब हमको एहसास हो गया तो हम लोगों ने ये सोचा, हमने बोला भी कि आप इस मामले में रहनुमाई करो, लेकिन हमने देखा मुफ्ती साहब की कोई दिलचस्पी नहीं रहती, काम के ताल्लुक से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती, वो असम्बली में बैठने के ताल्लुक से भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उनका ध्यान कहाँ रहता है वो समझ में नहीं आता। जहाँ माली फ़ायदा होता है वहाँ सब मिल के काम करते। इसलिए ज़रूरत थी कि मालेगांव को बदहाली से निकालने के लिए। और मालेगांव शहर में जो वाक़या हुआ 12 नवंबर का, उसमें मेरे शौहर भी जेल में रहे। मालेगांव शहर के तमाम पार्टी के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पार्टी के लोगों को टारगेट हुआ, तमाम पार्टी के लोग और बहुत से ऐसे लोग जिनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको जेल में डाल दिया गया। और ऐसे माहौल में भी कोई सियासी आदमी उनके तरफ से बोलने के लिए नहीं आया। एक वक्त ये तय हुआ था कि तमाम सियासी पार्टी के लोगों को जमा कर लिया जाए और पुलिस के पास जाके बोला गया कि आपने जो इतनी सख्त कलम लगाई है, 307 लगाई है, डकैती का 395 लगाई है, ये कलम आप कम कर दें। तो जब मुफ्ती साहब के पास जाके बोला गया रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आसिफ शेख रहेंगे तो मैं वो उनके साथ नहीं बैठूँ। आसिफ शेख के पास गए तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब रहेंगे तो मैं नहीं बैठूँगा। तो 2 बड़े लीडरान थे, ये एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनका ज़ाती फ़ायदा होगा, कहीं किसी प्रोजेक्ट में पैसा कमाना होगा, रिश्वत खानी होगी, तो ये बराबर साथ में बैठेंगे। लेकिन आवाम का जब मामला आता तो ये लोग नहीं बैठते। मुझे उस वक्त बोला गया तो मैंने टीवी अपने मीडिया वालों को ये बोला था कि अगर मालेगांव शहर के शहरियान को बचाने के लिए शेख आसिफ के यहाँ भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, शेख मुफ्ती साहब के पास भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। लेकिन मैंने जब देखा ये दोनों बैठने के लिए तैयार नहीं थे और उनको ये महसूस हो कि इसका शौहर जेल में है, तो ये जाके लोगों के पास कोशिश कर रही है। मैंने अपनी ताकत से मालेगांव शहर में जहाँ धरना मोर्चा करने के लिए लोग डरते थे, उस वक्त भी एक साथ 35 जगह पर धरना किया
और ये बताया पुलिस वालों को कि आपने जो कलम लगाई है वो सख्त है और जल्दी से जल्दी जो है आप चार्जशीट दाखिल करो, क्योंकि हम लोग ऐसा सुन रहे थे कि पुलिस एक्सटेंशन लेने वाली, इसलिए हमसे जो हो सकता था वो हमने किया। उसके बाद रमज़ान महीने में गढ़ की यात्रा का मामला आया। गढ़ की यात्रा सालों से मालेगांव शहर में निकलती है। ये मालेगांव शहर की दोनों मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लिए एक खुशी की बात होती है। जब यहाँ से गढ़ के यात्री जाते हैं तो लोग मालेगांव के मुसलमान उनको शरबत पानी पेश करते हैं, लेकिन इस मर्तबा जानबूझ के सियासत करने के लिए दादा भूसे साहब ने जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ लोग जाते हैं उनको मगरिब से मशरिक़ की तरफ लाया और एक बड़ा हुजूम जमा करके उनके लड़के ने इस तरफ से लेकर गए, जो लोगों की जो दुकानें थी उस पर पथराव हुआ। उस वक्त भी किसी ने बोला नहीं, उस वक्त भी समाजवादी लोग थे, मुस्लिम डिग्निटी थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बताया और केस दाखिल करवाने में हमने सबूत दिए तो पुलिस ने हमको नोटिस देकर बुलाया, एक तरह से डराने की कोशिश की, लेकिन हमने सारे सबूत दिए और ये उसका जो एक दिन में छुट जाने वाले लोग थे वो 1 महीना जेल में रहे। उसके बाद इस मर्तबा गढ़ की यात्रा एकदम शांति से हुई। हम शायद उस वक्त नहीं रोकते जो मस्जिदों के सामने उन्होंने डीजे बजाया। हम किसी की मजहबी मामलात में दखल नहीं देते, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर तरह का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये हक है हमारा भी कि हमारे भी त्यौहार, हमारी भी नमाजें, हमारी भी इबादत शांति से हो। ये शहर को बेहिस कर दे रहे हैं मज़हब के नाम पे, झंडा हरा लेकर आ जाते हैं लेकिन काम वही करते हैं जो भगवाधारी कर रहे हैं, इसलिए सियासत में आना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि आपने जो मालेगांव के बदहाली के बारे में बोला, जब आप चुन के आएंगी तब आपके सामने ऐसा कौन सा विजन है जो मालेगांव को आप दिखाने वाली है, जो आपका नाम है शान हिंद, ये शान हिंद मालेगांव हिंद के बनने के लिए क्या कर सकती है, ये आप बताएं। एक बात तो ये है कि मालेगांव शहर जो बुनियादी सहूलत के लिए परेशान है, ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कारपोरेशन के बजट से भी आदमी कर सकता है, लेकिन करने की चाह चाहिए। मालेगांव शहर में कांग्रेस के लोग रहे, तीसरे महाज के लोग रहे, लेकिन उन्होंने रोड गटर और सड़क के मामले में कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने सुना कि मुफ्ती साहब के स्टेज से बोला गया कि 400 करोड़ मैंने खर्च किए, लेकिन कहाँ खर्च किए ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। एक आम मालेगांव के आदमी से आप पूछेंगे तो वो बता नहीं सकता कि क्या काम हुआ। मालेगांव शहर के आप जो नए इलाके हैं उसके अलावा जो पुराने इलाके वहाँ की रोड भी ख़राब है, वहाँ की सड़कें भी ख़राब है, वहाँ की गटरें भी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये लोग झूठ बोलते हैं, कागज़ पे काम करते हैं और पैसे अपने घर में उतारते हैं। देखेंगे दोनों पार्टी के लोगों का, इनके घर का कोई कारोबार नहीं है, लेकिन इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास अच्छे महंगे कपड़े हैं, अच्छे मोबाइल है। इस शहर को देखना चाहिए कि कारोबार नहीं है, सब घर में बैठ के सिर्फ आवारागर्दी करते हैं, इसके बाद भी इनके पास इतने अखराजात के पैसे कहाँ आ जाते हैं। तो ये जो इनके जो ये कारपोरेशन के पैसे को खा रहे हैं, ये पैसा खाना ये किसी के बाप का नहीं है, ये मालेगांव शहर की आवाम का पैसा है। हमसे टैक्स वसूल किया जाता है और उसके इतना ख़राब काम किया जाता है कि जो काम 50 लाख में होने वाला है उस पर 2 करोड़ खर्चा किए जाते और हम खामोश रहते। तो ये बेदारी पैदा करना, इसके लिए रोड गटर का काम तो है जो हो सकता है। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि मालेगांव शहर में तालीम सस्ती होनी चाहिए, औरत और मर्द दोनों, यानी बच्चे बच्चियां दोनों तालीम हासिल करें। इसके लिए जो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलें थी वो पहले बहुत शानदार थी, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पर कोई उनको फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई इंतज़ाम नहीं है। आप देखेंगे कि पहले आज बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े डॉक्टर, आपने एक इंटरव्यू सुना होगा फ़ारानी साहब का, सईद फ़ारानी साहब, उन्होंने भी बताया कि मैंने अपनी इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल से हासिल की। वो आज एक बड़े सर्जन हैं। उसके बाद मालेगांव शहर के कई बड़े डॉक्टर, बड़े वकील, बड़े टीचर, शायर जो प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं। प्राइमरी तालीम जो आज 1 से 7वीं तक है उसको 10वीं तक करना, उसका निज़ाम बेहतर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे भिवंडी के एमएलए, मैं केजरीवाल की मिसाल नहीं दूंगी क्योंकि वो एक सीएम, एक स्टेट के प्रमुख है, लेकिन मैं रईस शेख की बात करूंगी जिन्होंने भिवंडी जैसे शहर में जो समाजवादी पार्टी के 2 ही एमएलए हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ की 21 स्कूलों को, मैं 1-2 नहीं 21 स्कूलों को उन्होंने डेवलप किया। वहाँ आप देखेंगे तो शायद प्राइमरी स्कूलें जो हैं उससे ज़्यादा और शानदार फैसिलिटी वाली जो है वो
प्राइमरी इन्होंने की है प्राइवेट से ज़्यादा, और उसको 10वीं तक करना ताकि सस्ते में लोग 10वीं तक पढ़ ले। 10वीं के बाद आप देखेंगे ना तो सब मेरिट बेस पे होता है। अगर तुम्हारा बच्चा काबिल है तो पैसा गुर्बत उसको रोक नहीं सकता, वो बराबर मेरिट, चाहे उसको टीचिंग लाइन में जाना हो चाहे किसी भी लाइन में जाना हो, उसके लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं तक तालीम सस्ती हो जाए। उसके बाद जो मालेगांव की बैकबोन है पावर लूम इंडस्ट्री, पावर लूम इंडस्ट्री के बारे में हालात एकदम ख़राब होते जा रहे हैं। पावर बिल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है कि जितनी इस्तेमाल पावर नहीं होती उससे ज़्यादा पावर बिल वसूल किया जाता है। कहीं वो एमडी शूटअप के नाम से वसूल किया जाता है, कहीं हमको ये भी लगता है कि मीटर बहुत तेज़ी से चलता है। तो इसमें एक प्राइवेट कंपनी मालेगांव शहर में आ गई है, वो अपनी मनमानी से पावर बिल वसूल करती है। ख़ास तौर पे हमारा ये मानना है अगर एक प्राइवेट कंपनी बिल वसूल करनी आ रही है तो उसको पूरे महाराष्ट्र में वैसा ही निज़ाम होना चाहिए था। लेकिन हमने जो महसूस किया जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बिजनेस करती है वहाँ पे प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट ने लाई है ताकि माइनॉरिटी की जो है वो माली तौर पे कमज़ोरी हो जाए, तो उसको यहाँ से भगाना या उनका काम दुरुस्त हो, जैसे पहले होता था वैसा काम होना चाहिए। और जो हमारी सनद है बुनकरों की, उसके लिए हम लोगों ने अखिलेश यादव साहब से भी बोला कि यार बैंक का जो था बिना सूद के जो हमको लोन मिलता था वैसा हो, जो दाम है सूद के बहुत स्पीड में कम ज़्यादा होते हैं, उसको कुछ दिन के लिए वो एक कीमत रहे ताकि लोगों की लागत के हिसाब से कपड़ा बिके। उसके बाद लोगों को प्रोजेक्ट डालने के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन मिले। हमने अखिलेश यादव साहब को ये कहा और उन्होंने हमको बताया कि यूपी में जब हम लोग सत्ता में थे तो हमने एक फ़िक्स बिल का सिस्टम लगाया था कि वो चाहे 4 लूम वाला हो चाहे 400 लूम वाला हो, फिक्स बिल था उनके लिए। तो वैसा वो अगर गवर्नमेंट में एक बड़ा हिस्सेदार समाजवादी बनेगा तो बिल्कुल कोशिश करेगा कि पावर लूम की सनत को बड़ी पैमाने पे फैसिलिटी मिले, क्योंकि ये रोज़गार का शेतकरी के बाद सबसे बड़ा रोज़गार का जो ज़रिया है वो लूम इंडस्ट्री है। इसके लिए काम करेंगे। उसके बाद औरतें, आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से अकेला आदमी घर का पूरा पालनहार नहीं हो पाता, तो इसलिए औरतों को रोज़गार मिले, इसमें भी फैकल्टी वाइज मिले। जो स्किलफुल उनको अलग काम मिले, जो स्किलफुल नहीं है जो मजदूरी के जैसा काम करते हैं उनको घर बैठे रोज़गार मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मालेगांव के लोग जो है ना बहुत गैरतमंद हैं, यहाँ औरतें भी काम करती हैं इस सालों से। ये लाडली बहन के 1500 से हमारा कुछ नहीं, हमारी मेहनत के मुताबिक अगर हमारे मेहनत करने की ताकत है तो हम 15,000 रुपये महीना कमाएं, हमारी मेहनत करने की कम ताकत है तो हम 5,000 का, हमको मेहनत के हिसाब से काम मिले, ऐसे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के जो हम लोग यहाँ लाएंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं कॉरपोरेशन के हो या सरकारी हॉस्पिटल, जैसे इस मरतबा ऐसा हुआ था कि जो 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ से लेकर चले गए और मुफ्ती साहब ने मुर्गा बन के वो ले जाने दिया। उसके बाद यहाँ का सिविल का जो यूनिट था उसको बंद किया गया। उसके बाद हमने शिवाजी पुतले के पास एहतजाज किया, उसके बदले में हमको वापस मिला। लेकिन मालेगांव जो शहर है वो 67%, मैं मानती हूँ 70% मज़दूरों का है। उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी रहती है, माइनॉरिटी के लिए अलग कानून है। एक सच्चर कमेटी में भी सिफारिश दी गई थी कि हम फिज़िकली, हम मेंटली और हम एजुकेशनली हम लोग जो है वो दूसरों की बनिस्बत पसमानदा हैं। तो हमारे लिए उस तरह के हॉस्पिटल न सिर्फ बच्चों के लिए, औरत के लिए, बल्कि मर्दों मज़दूरों के लिए भी हॉस्पिटल हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और लोगों के अंदर जो एक डर रहता, पुलिस का भय, वो ख़त्म होना चाहिए। इससे पहले नहीं था, लेकिन ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है या एमएलए हैं जो कॉरपोरेशन में थे वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने झुक जाते हैं। उसकी वजह से डरती नहीं है सरकार, या यहाँ के जो फ़िरका परस्त लोग हैं वो मालेगांव पर हमला करने के लिए डरते नहीं। तो मालेगांव शहर में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए। भय रहे किसी को भी तो कानून का भय रहना चाहिए, पुलिस का भय नहीं रहना। अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसको सज़ा दो, लेकिन बिला वजह सिर्फ इसलिए सज़ा दी जाएगी, इसलिए कानून बनाए जाएंगे कि वो मुसलमान है, तो मालेगांव शहर और हम तो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ निकालने का काम हम लोग करेंगे। बाकी ये जो रोड गटर ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हम नहीं कर पाए अगर
तो ये हमारी कोताही है, ये मानना चाहिए यहाँ के नेताओं ने जो इक़्तिदार कर चुके हैं। और मालेगांव शहर में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए स्किलफुल, जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने इससे पहले ITI कॉलेज लाई थी, वो ITI से काम करने वाले लोग, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे ड्रॉप्समैन हो, चाहे वायरिंग का काम करने वाले वायरमैन हो, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गल्फ़ कंट्री में भी उन्होंने रोज़गार किया। और गल्फ़ कंट्री की एक ख़ास बात है, वहाँ सर्टिफिकेट पे रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ स्किल पे रोज़गार है। और मालेगांव शहर के लोग इतने स्किलफुल थे कि उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्री वालों को मात दिया और वहाँ पे वो बड़ी पोस्ट पे रहे। वैसे ही मालेगांव शहर में मर्दों के लिए दोबारा से ITI और औरतों के लिए उनके हुनर के हिसाब से, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, मेकअप का काम हो या पर्स स्टिचिंग का काम हो, ये सब हम दोबारा लाएंगे। ये मालेगांव में होता था। मालेगांव शहर के लोग गरीब हैं, यहाँ आंगनवाड़ी की भी बहुत ज़रूरत है। सिवाय साथी निहाल अहमद साहब के अलावा किसी ने आंगनवाड़ी के बारे में यहाँ सोचा नहीं। 1987 में पहली बार मालेगांव शहर में आंगनवाड़ी आई, 100 आंगनवाड़ी। उसके बाद निहाल साहब ने ही कोशिश करके 55 आंगनवाड़ी 2004 में बढ़वाई। उसके बाद से कोई आंगनवाड़ी के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। आंगनवाड़ी लोगों को लगता है कि मामूली चीज़ है, लेकिन ये मामूली चीज़ नहीं है। आंगनवाड़ी एक ऐसी सेक्टर है जहाँ से वो कुपोषित बाढ़, ऐसी किशोरी बच्चियाँ जो बालिगत की तरफ जा रही है, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी, उनकी मेंटली कमज़ोरी, हामला औरत के बारे में और उनके बच्चों की सेहत के बारे में एक पूरा इनके पास एक क्राइटेरिया रहता है, पूरा एक सबूत रहता है। ये इतनी बेसिक रिपोर्ट है जो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट तक मांगती है। तो आंगनवाड़ी हो जिसमें बच्चों की सेहत, औरतों की सेहत, इस पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो बच्चे नर्सरी की तालीम नहीं हासिल कर सकते, वो नर्सरी से तालीम हासिल, वो आंगनवाड़ी से तालीम हासिल करें। और हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों का बराबर लसीकरण हो, उनको टीके बराबर लगाए जाए हामला औरतों के साथ, ताकि सेहत का ख्याल रहे। इसलिए मालेगांव शहर में मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं जीत के आती हूँ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 200 से ज़्यादा नई आंगनवाड़ियाँ मालेगांव शहर में कायम हो। आपने निहाल अहमद साहब का बार बार जिक्र किया। निहाल अहमद साहब की सियासी जो ये थी, पहले महापौर रहे, फिर विधानसभा के अध्यक्ष बने, विरोधी पक्ष नेता बने, 7 बार MLA बने, तो उनके पास से आपने क्या सीखा? आपने तो स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं उनके तरफ देख के ही सीखी हूँ, लेकिन और आपने क्या सीखा उनकी तरफ से? साथी निहाल अहमद साहब हमेशा से एक सेकुलर आदमी रहे, सेकुलर पॉलिटिकल शख्सियत रहे। उन्होंने मालेगांव शहर में बैलेंस रखा। जहां वो खुद MLA रहे तो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट नवल राय शाह को रखा, मालेगांव की म्यूनसिपलिटी का प्रेसिडेंट उन्होंने विट्ठल काड़े को रखा, उन्होंने दीपक भोसले को प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने ऐसा किया कि भाई दोनों समाज को मौका मिले, और ये कोशिश में दोनों समाज खुश था। ये पॉलिटिक्स करने बाद में जो लोग आए जिन्होंने लड़ाई फैलाई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब ने कभी भी जात के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं की। हाँ, लेकिन अन्याय माइनॉरिटी पे होता था, इसलिए उनका झुकाव माइनॉरिटी की तरफ था। तो हमने उनसे ही पॉलिटिक्स सीखी, और ये मानते हैं हम कि निहाल साहब का जो खून है, यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के उसूल भूल गए, साल भर भी नहीं हुआ उसूल भूल गए। हम ये मानते हैं, हमको ये शर्फ हासिल था कि साथी निहाल अहमद साहब समाजवादी नेता थे, उन्होंने कभी अपनी पार्टी नहीं बदली, और हमने भी उनके मरने के बाद भी हमने कभी हमारी आइडियोलॉजी, सोच और पार्टी नहीं बदली। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हमको जनता दल छोड़ना है, लेकिन हमने बहुत सियासी बहरान देखा, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। हमको लोग बोलते थे आगे कि पार्टी बदले, लेकिन हमको ये समझता था जो आइडियोलॉजी हमारी है वो भले ही हम कमज़ोर रहे, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी से हट नहीं सकते। तो हमारे साथ जब ये हुआ कि देवेगौड़ा साहब ने BJP के साथ पैक्ट कर लिया, तो हमारा जो सेकुलरिज्म था, पार्टी की सोच थी, वो ख़त्म हो गई। तो हमने उस वक्त पार्टी को छोड़ा, और उस वक्त भी हमने कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं पकड़ी। हमारे पास शिवसेना वाले भी आए थे, उद्धव बाला साहब वाले, अजीत पवार के लोग भी आए, शरद पवार साहब ने भी हमको बुलाया, कांग्रेस वालों ने भी बुलाया, लेकिन हम ये हमारी जो सोच से लग के पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी, और निहाल साहब समाजवादी वाले विचारधारा वाले थे, इसीलिए हम समाजवादी पार्टी में गए।
और इसलिए वो पार्टी भले ही छोटी थी लेकिन हमारी सोच के मुताबिक थी जी। और वो सोच आज भी हमारे अंदर कायम है। इसलिए हम हमेशा हरे झंडे और भगवे झंडे के खिलाफ रहते हैं। हमारा ये मानना है कि हम तिरंगे को मानने वाले हैं और हमारी सोच भी कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। तो वो सोच आज हमने ज़िंदा रखी। आप देखेंगे कि मुफ्ती साहब को वो हर साल पार्टी बदलते, अभी भी वो कांग्रेस की तरफ थे, उनको वहाँ चौवा नहीं चला तो वो वापस आ गए। कभी वो राष्ट्रवादी में रहते हैं, कभी वो एकदम शिवसेना वालों के साथ रहते हैं, कभी वो MIM में हो जाते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और आप देखेंगे शेख रशीद के इंतकाल के बाद आसिफ साहब का भी यही हाल है। कभी वो अजीत पवार के साथ जाते, कभी शरद पवार के साथ जाते, कभी कांग्रेस छोड़ते और अब ये लेकर आए हरा झंडा। ये हरा झंडा दोनों जो है वो भगवे झंडे को हरा झंडा दिखा रहे हैं। ये मालेगांव शहर में कम्युनलिज्म लाने के लिए ये सब नाटक हो रहा है। ये आखिर में MIM वाले भी बीजेपी की टीम रहेंगे और आसिफ साहब भी जो है वो भी बीजेपी अजीत पवार के टिकट से खड़े रहे तो चुन के नहीं आ सकते बीजेपी के नाम से, इसलिए वो हरा झंडा ला। ये दोनों जो है बीजेपी की B टीम है या A टीम मैं बोलती हूँ, ये A टीम है बीजेपी की। तो ये सोच मालेगांव शहर को नुकसान पहुंचाएगी। हमारा जो एक जलसा है जो पहला अभी हो रहा है उसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि हरे झंडे से मालेगांव शहर को क्या नुकसान होने वाला है। आपका नाम किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आपका नाम है शान-ए-हिंद, तो इसके पीछे का राज क्या है? मतलब आपके बड़े भाई का नाम भी बुलंद इकबाल, आपका नाम शान-ए-हिंद। निहाल साहब ने ऐसा क्या सोचकर अपने बच्चों के नाम रखे, इसके पीछे का राज क्या है? बात ऐसी है कि निहाल साहब हमेशा से सेकुलर थे और सेकुलर जो आदमी जमहूरियत को पसंद करता है वो अपने मुल्क से भी बहुत प्यार करता है। बेशक। तो उन्होंने मेरा नाम शान-ए-हिंद रखा। शान-ए-हिंद का मतलब था हिंदुस्तान की शान। इसकी वजह, अहम वजह एक ये भी थी कि निहाल साहब अजमेर जाते थे, ख्वाजा गरीब नवाज साहब को बहुत मानते थे और उनकी श्रद्धा थी। उनकी श्रद्धा इसलिए थी कि वो हिंदुस्तान में सूफीज़म और ये जो आया इसने हिंदुस्तान को कल्चर सिखाया और ये कल्चर ऐसा था जिसमें गंगा जमुना दोनों तहजीब शामिल थी और साहब मानते थे वो एक वजह। और उनके अंदर जो अपने मुल्क से प्यार था। आज़ादी के वक्त में मेरे पिताजी बिल्कुल बालिग थे, 21 साल की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने आज़ादी का वक्त भी देखा है। तो वो अपने जो मोहब्बत थी वो बताने के लिए उन्होंने शान-ए-हिंद नाम रखा। और असेंबली में जब शिवसेना थी, मनोहर जोशी CM थे, उस वक्त किसी ने टॉन्टिंग की थी कि मुसलमान जो है वो देश प्रेमी नहीं होता। तो उन्होंने बोला था तुम हमसे पूछेंगे, मैंने अपनी लड़की का नाम शान-ए-हिंद रखा। तुमने बताओ कि किस लीडर ने, शिवसेना बीजेपी वालों ने अपने बच्चे का नाम भारत रखा है। राजनीति में जब आप आ रहे हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पति ये भी राजनीति में आ सकते थे लेकिन उन्होंने खुद न आते हुए आपको प्रमोट किया, आपको जो सोशल सपोर्ट किया, इसके पीछे का राज क्या? ऐसा है कि मेरे जो पति है वो पति बने जब से हम लोग साथ में, ऐसा नहीं, हम लोग साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही रहे और कहीं ना कहीं निहाल अहमद साहब का नेचर, उनका सोच, उनसे वो मुतासिर हुए और उस वजह से वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, तो हम साथ में रहे। और ये हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में बुलंद इकबाल का इंतकाल हो जाएगा। और मैं पॉलिटिक्स में शादी से बहुत पहले से और वो शायद हम लोगों के साथ रह के पॉलिटिक्स में आए, तो उनकी जो सोच थी कि भाई निहाल साहब का नाम जिंदा रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोशिश की, मेरे लिए ही कोशिश करते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जहाँ लोग अपनी बीवी को या रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करते हैं, वहाँ उन्होंने पूरी आज़ादी दी मुझे काम करने की। वो चाहते तो शौहर होने के नाते अपना दबाव मुझ पर डाल सकते थे, या मेरे वालिद के इंतकाल के बाद, मेरे भाई के इंतकाल के बाद मैं अकेली हो गई, वो चीज़ का वो फ़ायदा हो। लेकिन उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरे ससुराल का बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने किसी काम के लिए मुझको रोका नहीं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। अगला सवाल ये है मेरा आपके लिए कि किस बात ने आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ख़ास तौर पे आकर्षित किया? मतलब मालेगांव की डेवलपमेंट, मालेगांव में नहीं, इसके बाद में और कौन सी वजह है? एक मामूली से काम के लिए जी। अपने राशन कार्ड बनाने के लिए या अपनी बैंक की KYC के लिए या अपने NRC के नाम पे कागजात जमा होंगे, इसके लिए हज़ारों लोगों को
ठोकरें खानी पड़ती है ऑफिसेस पे। औरतें आप KYC के लिए भी जाएंगे लाडली बहन के लिए, रात में 1 बजे से सुबह दूसरे दिन शाम के तक लाइन लगा के खड़ी रहती। ये नाकदरी जो आवाम की हो रही है, ये कभी माजी में नहीं हुई। साथ ही निहाल अहमद साहब के जो वर्कर थे ना, घर में किसी के बच्चा पैदा होता था तो वह निहाल अहमद साहब के वर्कर को बोलते थे मेरे घर बच्चा हुआ, फला फला बाप का नाम है, माँ का नाम है, जाके नोंदनी करवा दो। इतनी फैसिलिटी थी और लोगों के अंदर इतनी अक्ल थी। अब एजेंट राज हो गया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के नेता जो है वो जाहिल है। कोई आलिम है पर उसको पॉलिटिकल सोच नहीं है, समाजी सोच नहीं है, ना मराठी पढ़ सकते ना इंग्लिश पढ़ सकते। और जो इधर दूसरे हैं वो तो बंदूक की सियासत, तलवार की सियासत करते हैं। हमको एक सियासत आती, कॉन्स्टिट्यूशन की सियासत और कलम की सियासत, और उसी पर हम लोग काम करते हैं। लोगों को मजबूरी 12 नवंबर में औरतें पुलिस स्टेशन के बाहर और कोर्ट में खड़ी रहती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये सब चीज़ एक अहम वजह थी कि जिसके लिए हमको सियासत में आना पड़ा कि अब दुरुस्ती जो इस्लाह सियासत के नाम पे आए थे, अब उनको इस्लाह की ज़रूरत हो गई और इस्लाह सियासत ख़त्म हो गई, यहाँ असलाह सियासत हो गई। तो जहाँ एक आलिम ने मालेगांव शहर के गुंडों को सुधारने आए थे, वो खुद तलवार और भाले की बात करने लगे। तो ये सियासत की गिरावट हुई है, और जब गिरावट हुई है तो मुजाहिद को आना ही पड़ता है। तो हम वैसे सियासत में थे, लेकिन इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला मालेगांव शहर की आवाम के लिए किया। फ़िरका परस्तों के लिए, मालेगांव के आवाम के लिए, एक मालेगांव की बेटी का मोहब्बत का पैगाम क्या रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में? फ़िरका परस्ती करना ये राजकारण में अपना फ़ायदा उठाने के लिए लोग कर, आम नागरिक जो है वो फ़िरका परस्ती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका नुकसान होता है। एक बड़ा भाषण कोई लीडर दे देता है, उसके पास पुलिस गार्ड बन के आ जाती, लेकिन एक आम मुसलमान हो या आम हिंदू हो, अगर वो कोई कमेंट करेगा तो ना कोई उसको पुलिस बचाने आएगी, ना उसके लिए उसके धार्मिक गुरु बचाने आएंगे। लोग हैदराबाद से बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं हरे झंडे लेके, लेकिन जब आम आदमी सेंट्रल जेल में जाता है तो उनको पार्टी के नाम से मारा जाता है, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। अभी वो गिरिराज महाराज ने कुछ बोल दिया, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी उनके सपोर्टर को मुसलमान अगर कोई तकलीफ़ देंगे तो गिरिराज महाराज उनको बचाने नहीं आएंगे। तो ये लड़ाई करवाना, दुश्मनी करवाना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लोग करते हैं। और ये मेरा मानना है कि सियासत अगर मज़हब के नाम पे की जाए तो बहुत दिन नहीं चलती। मोदी का हाल भी आप लोगों ने देख लिया। तो अगर हम मिलजुल के रहेंगे, हम हिंदुस्तान को बचाने में, आज़ाद करने में दोनों समाज बिल्कुल बराबर का उसने कुर्बानी दी है। हम मिलजुल के रहेंगे तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम अगर माली तौर पे मजबूत होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो ही देश तरक्की करेगा। और हमको ऐसे मज़हब के नाम पे सियासत करने वालों को जवाब हमारी इकाई से देना है। इसलिए अगर नेता चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे मुसलमानों के नाम से सियासत करने वाले, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हमको हमारी इकाई बतानी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि एक शायर ने कहा है, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए आपके पास ऐसी कौन सी कश्ती है जिसमें आप सवार होकर मालेगांव के डेवलपमेंट के जो धार ये बहाव है वो बदलने वाली? मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कश्ती है, हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारी समझ, सियासी समझ जो हमने हमारे बाप से सीखी, हमारे लीडरों से सीखी। ये समझ ऐसी है कि हम कानून समझते भी हैं, ये पूरा शहर जानता है या पूरा ज़िला जानता होगा कि सियासी और कानून की नॉलेज जितनी निहाल अहमद घराने को है उतनी किसी को नहीं। तो हम इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ला सकते हैं, गवर्नमेंट से हम जिद करके कानून भी बना सकते हैं हमारे जो लोगों के लिए फ़ायदे के लिए हो। और हमारे पास जो है यहाँ पर हम, वहाँ हमारे पास अबू आसिम आज़मी साहब है। और सबसे बड़ी तीसरी ताकत जो हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी की है वो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जिनका डर इतना है कि आज भी अयोध्या में इलेक्शन करने को भाजपा डर रही है। ये डर है अखिलेश यादव का। मैं ये डर ना राहुल गांधी के लिए है ना ममता बनर्जी के लिए, ये डर सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बीजेपी के दिल में है। तो हम उनके पास इतनी बड़ी ताकत है। और ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल की वो बहुत दिन टिकने वाली नहीं। ये महाराष्ट्र इलेक्शन के जब नताए जाएंगे उसके बाद ये गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। तो एक बड़े ओहदे पे, एक बड़ी पोस्ट पर ज़रूर अखिलेश यादव जाएंगे
और वहाँ से हम मदद लेंगे मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए। वो भी तालीम याफ्ता है, वो भी इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, हम भी तालीम याफ्ता है। हम लोगों के पास सियासत हमारा रोज़गार नहीं। हम अगर आज 25 साल से सियासत में किसी ओहदे पे नहीं है तो भी हम माली तौर पे दूसरों जो सियासत में हैं उनसे ज़्यादा मुस्तहकम। उसकी वजह है कि साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे कि तुम ऐसा काम करो कि तुम ओहदे पे रहो, उनके नहीं रहो, तुम्हारे यहाँ टेबल पे एक कारकुन काम करता रहे। पहले माली तौर पे अपना बिजनेस मजबूत करो, उसके बाद सियासत। तार चढ़ाव आएगा तो तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही हमारा पहले माली तौर पे मुस्तहकम है, उसके बाद सियासत करते हैं। सियासत में उतार चढ़ाव से हमारा घर चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और हम लोगों के लिए काम करते हैं और हमारे पास अब मालेगांव से लेकर दिल्ली तक लीडर है जो हमारे लिए मददगार मालेगांव शहर के लिए रहेगा, ये हम मानते हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, आपको कहीं जाना है, तो मेरा एक आखिरी कुछ सवाल बचे हैं। उसमें से एक सवाल मेरा ये है कि आपके विरोधी जो उम्मीदवार है किन मुद्दों पर वो ऑलरेडी वो विफल रह चुके हैं, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, तो अब मालेगांव के आवाम के सामने वो किन मुद्दों को लेके प्रेजेंट होने वाले हैं? देखो, हमारे सामने जो दो उम्मीदवार हैं जो हमारे अगेंस्ट में, मुफ्ती इस्माइल साहब और शेख आसिफ साहब, वो दोनों ने मालेगांव शहर में इक़्तिदार का मज़ा चखा है। 10 साल मुफ्ती साहब एमएलए रहे, 15 साल उनका मेयर रहा। इधर शेख आसिफ साहब और उनके पिताजी मिला के 15 साल एमएलए रहे और 15 साल उनका मेयर रहा। इसके बाद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया और ना इन्होंने काम नहीं किया इसके बाद बल्कि हमारे फंड को दूसरों को फ़ायदा पहुंचा है, खुद इक़्तिदार में रहने के लिए। और मुसलसल मालेगांव शहर को बदहाल किया गया, मालेगांव शहर की सनत कमज़ोर किया गया, इन्होंने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। और मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मुद्दा है। इसीलिए ये मुद्दे लोग एहसास न करें कि हम बेरोज़गार हैं, लोग एहसास न करें कि हमारी गटरें ओवरफ्लो हो गई, लोग एहसास न करें कि हम कीचड़ में से घर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, लोग ये एहसास न करें कि 12 नवंबर जैसा वाक़या हो गया। तो ये सब बातों को ख़त्म दबाने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं कि इनके पास बंदूक है, फिर उधर से वो बोलते हैं हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है, फिर इधर से ये कुछ बोलते। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये हर जगह से नाकाम है और इनके पास मुंह भी नहीं है कि आवाम में जाएंगे तो ये बताएं कि इन्होंने क्या, इनको क्या करना है, इनका क्या विज़न है। क्योंकि इन्होंने इनके जो 10 साल बीते, 15 साल बीते, इसमें ये बिल्कुल नाकारा रहे। मेरी शहर से ये दरख्वास्त है कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो इनसे पूछो कि 10 साल में या 15 साल में तुमने कौन सा ऐसा एक बड़ा काम करके बताया है जिससे तुमको ये हम वोट देने का हकदार समझें। तो ये सवाल मालेगांव शहर ने उनसे पूछना चाहिए। दोनों के जो रिपोर्ट देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल काली है। और मैं जो हूँ पहली बार उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरे पिताजी का एक रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी ने मालेगांव शहर के लोगों के लिए काम किया है, मालेगांव शहर की बस्तियों के लिए काम किया है। जो आज हिंदुस्तान के दूसरे जगह से मालेगांव में लोग आते हैं सर छुपाने के लिए, रोज़गार के लिए, उसकी बड़ी वजह साथी निहाल अहमद साहब, क्योंकि इनको घर भी यहाँ मिलता है और रोज़गार भी मिलता है। मैं भी अभी देख रही हूँ कि बड़ी तादाद में लोग किराए के घर में रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे साथी निहाल अहमद साहब बस्तियाँ बसा के लोगों को अपने घर का मालिक बनाते थे, मैं भी ये समझती हूँ जो लोग यूपी से आए हैं, खानदेश से आए हैं, मराठवाड़े से आए, उनके लिए भी नई बस्ती बसना चाहिए, हाई परचेस से उनको मालिक बनना चाहिए। ये कोशिश भी हम लोग करेंगे। मतलब मालेगांव के डेवलपमेंट के एक ब्लूप्रिंट आपके पास है? बिल्कुल हमारे पास है और हमारे अलावा किसी के पास नहीं, ये मैं दावे से बोलती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कोई हम क्या करेंगे ये बात नहीं करते, हमने कैसी बंदूक चलाई, उन्होंने कैसी, वो बोलते हैं कि मेरे पास लाइसेंस की बंदूक है, ना तालीम के ताल्लुक़ से कुछ बोलते, ना लोगों के रोज़गार के ताल्लुक़ से बोलते, ना सफाई के ताल्लुक़ से बोलते और ना मालेगांव शहर में ये आगे क्या करेंगे उस ताल्लुक़ से बोलते। ये सिर्फ लोगों को मुद्दों पर भटकाते हैं ताकि लोगों को मज़ा आए, ये दूसरी तरफ ध्यान ना जाए। ये लोग पूरी तरह नाकाम है और अगर ये कहीं से जीत जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता आवाम देखेगी अभी, लेकिन तो ये मालेगांव शहर को और ज़्यादा अंधेरे में और खसारे में डाल देंगे। बल्कि मैं मानती हूँ बीजेपी के पास ये दोनों लोग मालेगांव शहर को गिरवी कर देंगे। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि मालेगांव शहर का नाम बदलने की भी नौबत आ रही। तो ये कहाँ जा रहा है, मालेगांव शहर का विकार कहाँ जा रहा है और ये नेता क्या करते हैं। एक आदमी जो बोलते हैं मुफ्ती साहब कि मुझसे मुख्यमंत्री शिंदे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार का फ़ायदा तो कुछ हमको नज़र नहीं आया। उनको अकेले में कोई फ़ायदा हुआ होगा तो ये मालूम नहीं।
और अगर अजीत दादा जैसा आदमी जिसने अपने काका को धोखा दिया, ऐसे आदमी के साथ अगर ये जा रहे हैं शेख आसिफ साहब, तो मालेगांव वालों का ये क्या सौदा करेंगे और क्या धोखा खाने के लिए अब हम लोग बैठेंगे, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एक आखिरी मालेगांव के नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ, मैं तालीम याफ्ता हूँ। आप लोगों के रोज़गार के लिए, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम मेरा साथ दो। मैं ये महसूस करती हूँ कि नौजवान जब बाइक लेके शहर से बाहर जाता है तो उसकी माँ का, उसकी बहन का, उसकी बीवी का दिल क्या बोलता होगा। वो हिफाजत से वापस आए, जब वो यहाँ से कहीं घूमने जाता है तो वो ट्रेन में हिफाजत से जाए और आए, ये एहसास दिलाने का काम हम लोग करेंगे। पुलिस अगर तुमको बिला वजह परेशान करती है तो उसको कानून के मुताबिक काम करने का ढंग हम सिखाएंगे और लोगों के लिए रोज़गार और तालीम का इंतज़ाम करेंगे। मेरी बहुत उम्मीद है नौजवानों से कि ये नशे वाले, नशे का कारोबार करने वाले, बंदूक वाले, तलवार वाले, ये सब को छोड़ के तुमको अपने मुस्तकबिल की तरफ सोचना है। क्योंकि एक नौजवान खुद का अकेले का मुस्तकबिल नहीं, उसके भाई बहन और बच्चे और जो एक लड़की है उसके साथ रहती है, उसका मुस्तकबिल तय करता है। इसलिए ज़रूरी है कि नशे के इस्तेमाल से आप लोग दूर रहें और हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। ये हम लोग कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि जो नशे से ग्रस्त लोग हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मेडिकली कोई जोन बनाया जाए जहां उनको मेंटली इस चीज़ों से निकाला जाए। इसके लिए हमने आसिम भाई को लेटर भी दिया था और उन्होंने असम्बली में ये बात को रखी भी थी। और जो लोग तालीम हासिल करना चाहते उनके लिए भी मौका मिले, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रोज़गार मिले, और तुम लोग मालेगांव शहर के बाहर जाओ भी तो हिफाजत से रहो, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। इसके लिए आप मेरा साथ दें, मेरी नौजवानों से दरख्वास्त। यकीनन आपका जो विज़न है मालेगांव शहर के लिए, आवाम के लिए बहुत अच्छा है। मेरी भी एक ऐसी राय है, एक गुजारिश है ऊपर वाले से कि आने वाले 23 नवंबर को जब रिज़ल्ट आएंगे तब मालेगांव में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में शान-ए-हिंद निहाल अहमद ये नाम गूंजना चाहिए। बस यही दरख्वास्त है। थैंक यू।